आर्टिकल 309 लगा दी। पार्ट 14 जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कई भाग हैं, इसका जो पार्ट 14 है वो सरकारी सेवकों के संबंध में है। आप ही देखिए पार्ट 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये आर्टिकल 308 से शुरू होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, उनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है उनके कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 309 क्या कहता है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। यानी भर्ती का और सेवा की शर्तें, पहले भर्ती कैसे होंगे और भर्ती हो गए तो फिर उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, ये कौन कर सकता है? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पार्लियामेंट और राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य का विधानमंडल। परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता, तब तक गवर्नर या राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में, और गवर्नर साहब जो हैं वो राज्य कर्मचारियों के मामले में। अखिल भारतीय सेवाओं का कंसेप्ट मालूम है आपको? एक अखिल भारतीय सेवाएं भी कुछ हैं वो केंद्र के लोग, पर वो पूरे राज्यों को भी सेवाएं देते हैं। जैसे 5 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना, वो किसी भी राज्य में तैनात किए जा सकते हैं और केंद्र में भी तैनात किए जा सकते हैं। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS है, भारतीय पुलिस सेवा IPS है, भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा है, एक मेडिकल की एक सर्विस है। तो 5 सेवाएं इस समय वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। उनके नियुक्ति प्राधिकारी सब राज्यपाल हैं, वो भी संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं। तो उन सब की क्या क्या भर्ती, अब भर्ती में क्या चीज़ें शामिल होंगी? भर्ती में शामिल होगा भर्ती का उपबंध क्या करना है, किस पद की क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या वेतनमान होगा भर्ती करते समय, क्या सिलेबस होगा, अगर एग्जाम लेंगे तो सिलेबस क्या होगा, क्या जो है किस माध्यम से उनकी भर्ती होगी, आयोग के माध्यम से होगी या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से होगी या विभागाध्यक्ष को शक्तियाँ दे दी जाए या किसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो ये जो है ये भर्ती से संबंधित हुआ, है ना। आयु क्या होगी, मैरिटल स्टेटस क्या होगा, उनका मेडिकल टेस्ट, उसके मापदंड क्या होंगे, सपोज शारीरिक परीक्षा का मापदंड क्या होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें भर्ती से संबंधित हैं। तो 309 ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो आई भर्ती की, फिर क्या आई, अब भर्ती हो गए, फिर क्या आई, सेवा की शर्तें। भर्ती जब होती है, भर्ती माने यहाँ पर भर्ती से माने अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जब होता है तो औपचारिक रूप से एक पत्र दिया जाता है कि आपको इस पद पर नियुक्त किया जाता है, इस वेतनमान में स्थायी हैं या अस्थायी हैं वो बताया जाता है, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट को वो बात समझ में आती है, वो संतुष्ट है, तो वो ज्वाइन कर लेता है। और अगर वो उसको ठीक नहीं लगता कि ये पद मेरे लिए अनुकूल नहीं है या ये वेतनमान मेरे लिए अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो ज्वाइन ना करे। अब जब वो ज्वाइन कर लेता है तो उस दिन से, ज्वाइन करने के दिन से वो राज्य कर्मचारी हो जाता है और 24 घंटे के लिए होता है राज्य कर्मचारी। सोया भी है तब भी वो राज्य कर्मचारी है, क्योंकि उसको 24 घंटे का वेतन मिलता है। ऐसा नहीं कि आज इतवार है तो वेतन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि शाम को 8 बज गया तो अब वेतन नहीं मिलेगा, 5 बजे तक का ही वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो फुल टाइम है उसका, कोई भी कर्मचारी 24 घंटे के लिए और कोई कार्य नहीं कर सकता और किसी का कार्य नहीं कर सकता हो। अब फिर है सेवा की शर्तें। अब सेवा की शर्तों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेवा के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जब भर्ती हो गया तो सबसे पहले आएगा प्रोबेशन, परिवीक्षा पर रखना, ये देखना कि हाँ इनका कार्य आचरण, कॉम्पिटेंसी, विभाग के प्रति निष्ठा, सहयोगी कर्मचारियों के साथ बर्ताव, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन,
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। ये एक प्रोबेशन पे, साल भर के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है, और जिसका साल भर का कार्यकाल ठीक नहीं पाया गया तो फिर उसको कहा जाता है कि आपका जो है परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाएगी और आपको जो है आगे सेवा में नहीं रखा जाएगा। कभी कभी ये होता है कि पार्टली ठीक पाया गया, पर यह है कि इसको सुधार का मौका दीजिए, तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है प्रोबेशन। प्रोबेशन होगा, फिर कन्फर्मेशन होगा, है ना, ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र एम्प्लॉयर का राइट है कि वो अपने कर्मचारियों को कहीं भी ट्रांसफ़र कर दे, ये उसका राइट है। कर्मचारी का राइट नहीं है कि मैं यहीं पे काम करूँगा, ये उसका कोई राइट नहीं। ट्रांसफ़र, फिर क्या है, प्रमोशन। सेवा नियमावली में ही जो है प्रमोशन की बात होती है कि कौन कौन से पद प्रोन्नति के होंगे और कितने साल का अनुभव की आवश्यकता होगी। प्रमोशन, टाइम स्केल, एसीपी जो मिलता है ना, 14 साल में, 26 साल में वो जो मिलता है, तो एसीपी हो गया। फिर क्या होता है, अनुशासनिक कार्रवाइयाँ हो गई, आचरण कैसा है, रिजिग्नेशन के रूल्स क्या हैं, आपके जो है कंपलसरी रिटायरमेंट है, और आपके जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है। तो ये सब चीज़ें ये सेवा की शर्तों में सब शामिल हैं। तो सेवा की शर्तों में वो कौन रेगुलेट कर सकता है, पार्लियामेंट या विधानसभा, और उनकी अनुपस्थिति अगर उन्होंने नहीं बनाए हैं तो राज्यपाल जी। आप ये मानिए कि हमारे यहाँ 100% जितनी सेवा नियमावलियाँ बनी हैं वो सब राज्य, इसी 309 का जो परंतुक है, परंतु जो लिखा है, परंतु इसे बोलते हैं परंतुक कानूनी भाषा में, प्रोवाइजो, इसी परंतुक के अधीन बनी हुई है। कोई भी सेवा नियमावली आप देखेंगे, कोई भी नियमावली देखेंगे, चाहे वो स्थायीकरण नियमावली हो, चाहे ज्येष्ठता नियमावली हो, उसमें यही लिखा आप पाएंगे कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्येष्ठता नियमावली बनाते हैं। ये उसका ओपनिंग होता है। तो ये 309 में ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ाइए 310। 310 ये है कि कोई कर्मचारी कब तक काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो पैसा देता है उसकी मर्जी तक ही काम करेगा, सामान्य सिद्धांत है। 310 क्या लिखा है कि ये 2 से ऊपर लिखा है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत ये हुआ जब तक उनकी इच्छा है, किसकी, राज्यपाल जी की या राष्ट्रपति जी की, जब तक उनकी इच्छा है, क्योंकि वो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ, क्या मनमाने ढंग से? नहीं, मनमाने ढंग से नहीं। फिर तो कोई ये कह देगा ठीक है भाई, हमको इनकी ये शक्ल पसंद नहीं, इनको हटाओ नौकरी से, कोई कह सकता है ना। हमको इनके ये शालीन वस्त्र नहीं पहनते, इनको हटा दो अभी। नहीं, हटाने की एक प्रक्रिया बताई गई है। वो प्रक्रिया है 311 में, संवैधानिक संरक्षण 311 में। ठीक है, प्रक्रिया का पालन करके हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 311, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 3 चीजें हैं इसमें, पदच्युत डिसमिसल, पद से हटाया जाना रिमूवल, तीसरा है पंक्ति में अवनत किया जाना, रिवर्ट कर देना, तहसीलदार से नायब तहसीलदार बना देना, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना देना, है ना। तो ये कहते हैं, ये सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन मिला है सरकारी कर्मचारी को, वो ये कहता है कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसमिस कर सकता है, वही टर्मिनेट मतलब ये रिमूव कर सकता है, जिसने नियुक्त किया है। हर पद का एक नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा ये उसकी सेवा नियमावली में लिखा रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे उनके गवर्नर होते हैं राजपत्रित पदों के, और जो अराजपत्रित पद हैं उनके विभागाध्यक्ष या अपर विभागाध्यक्ष या मंडलीय स्तर पर जो अधिकारी हैं,
वो जो है नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं। तो वही जो है सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि वही हटा सकते हैं। अब एक शब्द आया है पदच्युत और एक आया है पद से नहीं हटाया जाना जाएगा। पदच्युत, पद से च्युत कर देना, पद से हटा देना। एक हुआ पद से हटाना, एक च्युत करना है। अब फर्क क्या है इसमें? पदच्युत डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब ये होता है कि अब आपको कोई सरकारी पद नहीं मिलेगा। अगर पदच्युत कर दिया जाए तो सरकारी सेवा के लिए वो अनार्ह हो गया रोज के लिए। और पद से हटाने का मतलब ये हुआ कि इस पद से आपको हटाया जा रहा है, जूनियर इंजीनियर के पद से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आप देख लीजिए, फिर कोई कंपटीशन दे लीजिए सरकारी पद में और दूसरे विभागों में सेवा कर लीजिए। तो वो सबसे बड़ा गंभीर जो दंड है वो पदच्युति है, गंभीरतम दंड है। वो फिर आदमी कहीं नौकरी नहीं पा सकता। और एक है पद से हटाया जाना, वो दूसरी जगह नौकरी पा सकता है। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन क्या हुआ कि केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही हटा सकती है या डिसमिस कर सकती है। दो में एक चीज और जोड़ गई, पंक्ति में अवनत किया जाएगा। अब दो जो है वो कह रहे हैं कि आप तीन परिस्थितियां, पदच्युत करना, पद से हटाना और पंक्ति में अवनत किया जाना, ये करने के लिए क्या करना होगा? एक जांच होगी। किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात, जांच का मतलब क्या होता है? जांच का मतलब ये होता है तथ्यों का पता करना, पूछताछ करके तथ्यों का पता करना, उसे बोलते हैं हम जांच। जांच के पश्चात ही जिस जांच होगी एक, उस जांच में क्या होगा? उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है। आरोप माने लांछन। आरोप का अगर हम सरलीकरण करें भाषा का, मतलब लांछन। क्या लांछन है भाई? गबन का है, चोरी का है, नशे में दफ्तर में आने का है, दफ्तर में मारपीट करने का है, वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का अवहेलना है, ठीक है ना, कोई आचरण का है। तो लांछन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक लांछन होगा आचरण नियमावली का उल्लंघन। आचरण नियमावली पोस्ट लंच सेशन में जो है आप बताएंगे विषय विशेषज्ञ, सरकारी कर्मचारियों का ऐसा आचरण होना चाहिए, ठीक, या तो वो होगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी का महत्व है उसके, वो तो राज्य से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए विशेष, जिसको खजाने से वेतन मिलता है राजकोष से, उसके लिए शानदार आचरण उसका होना चाहिए। या तो आचरण नियमावली का उल्लंघन या विभागीय जो ड्यूटी सौंपी गई हैं वो न करना, सरकार को नुकसान पहुंचाना, सरकार के प्रति निष्ठा न रखना, सरकारी गोपनीयता का उल्लंघन करना, या वो हो सकता है। इन्हीं दो बातों के लिए जो नियमों के तहत जो कर्तव्य हैं उनका पालन न करना या आचरण का उल्लंघन करना, यही दो चीज़ों के लिए एक जांच होगी। जांच में आरोपों की सूचना, भाई आपने ये नहीं किया, आपको एक काम सौंपा गया था। आरोपों की सूचना, ये काम आपने नहीं किया, अगर एक से अधिक लांछन है। आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो। जांच होगी, जांच में आरोपों से सूचित किया जाएगा और फिर युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा सुनवाई का कि उसका पक्ष क्या है। ऐसा नहीं कि झूठी शिकायत के आधार पे, झूठी शिकायत है उसके आधार पे कार्रवाई हो रही हो, तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, वो अपने बचाव में क्या कहता है, तभी उसे पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा। परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्तावना है, वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। जांच हुई, जांच में उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया और उस जांच में जो साक्ष्य आया है, अगर उसको पनिश करना है तो कुछ एविडेंस होनी चाहिए। उस एविडेंस के आधार पर ही उसको जो है दंड दिया जाएगा। ये मोटे सिद्धांत जो है ये संविधान में ही बता दिए गए और डिटेल प्रक्रिया वो अभी हम आगे अनुशासन एवं अपील नियमावली पढ़ेंगे
तो वो डिटेल प्रक्रिया उसमें है, सिद्धांत इसमें बता दिया गया। इसमें आगे है कि 3 मामलों में जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे आउटराइट हटा दीजिए। आगे को जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है, पंक्ति में अवनत किया जाता है, जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्ध दोष ठहराया गया है। अगर अदालत ने किसी आरोप में उसको दोषी पा लिया है, फिर जांच करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो उसका वो आचरण अपनी ड्यूटी के संबंध में हो। सपोज आप ऐसे समझिए कि दहेज हत्या, एक कर्मचारी पर दहेज हत्या का आरोप लगा, उसका उसकी सरकारी काम से कोई मतलब नहीं। दहेज हत्या में उसको सजा हो गई, या दहेज मांगने में सजा हो गई, या पड़ोसी से झगड़ा हो गया उसमें सजा हो गई, या उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, है ना। तो ये ऐसे मामले हैं, ऐसे लोग सरकारी सेवा में रहने लायक नहीं हैं, जिनको अदालत ने दोष सिद्ध कर दिया है। वो ये तर्क नहीं ले सकते कि नहीं, इसका तो मेरे शासकीय कार्य से कोई संबंध नहीं है। सरकारी कर्मचारी का केवल और केवल एक ही आचरण होता है, एक ही चेहरा होता है उसका। कोई नहीं कह सकता कि 5 बजे बाद मेरा चेहरा दूसरा है, 5 बजे बाद मेरा आचरण अलग है, 5 बजे तक अलग आचरण है। ऐसा नहीं, कोई तर्क नहीं लिया जा सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो है, किसी पैसे नहीं है खाते में, चेक बाउंस क्यों होगा? खाते में पैसा नहीं है, चेक दे दिया तभी तो बाउंस हुआ। नहीं, जो पीटी मॉरल टर्पिट्यूड, इसके लिए एक शब्द है मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता। ये नैतिक अधमता है ना कि जो है आपके पास, ये तो दूसरे को धोखा देना हुआ ना, धोखा देना हुआ ना कि खाते में पैसे नहीं है और उससे सामान ले लिया, ये चेक ले लीजिए और वो बाउंस हो गया। परंतु छोटे मामले, मोटरसाइकिल का चालान हो गया, ये नैतिक अधमता नहीं है। ये छोटे पीटी केसेस कहते हैं, तुच्छ मामले, इनमें नहीं होता। तुच्छ मामलों में, बाकी मामलों में नैतिक अधमता मानी जाती है, भले उसका वो बिल्कुल नितांत प्राइवेट है। अगर उसको तो जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल इतना कह दिया जाएगा कि फला फला मामले में अदालत ने इनको सिद्ध दोष ठहराया है, इसलिए जो है इनको वो नियुक्ति प्राधिकारी वो देखेगा, माना अगर दहेज हत्या का है तो पदच्युत कर देगा। एक बात और आती है कि साहब उसको सजा हो गई, उसने ऊपर की अदालत में अपील की, जमानत पर छूट गया, तो कहता है मैं तो जमानत पर छूट गया हूँ, मुझे क्यों हटा रहे हो? ना, वो कलंक थोड़ा ना अदालत ने हटाया है, अभी आपको जमानत पर छोड़ा है, तो भले ही वो जमानत पर छोड़ के आ गया हो, पर वो हटाया जाएगा। हाँ, अगर बाद में वो निर्दोष पाया गया ऊपर अपील में, तो वापस आ जाएगा वो नौकरी में, ये माना जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, रीइंस्टेट करेंगे विद ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। एक तो ये, और दूसरा, अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि जांच संभव ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जांच संभव नहीं है, ऐसे इन 3 मामलों में जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है, ये सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर जो है हमारे यहाँ उत्तराखंड अनुशासन एवं अपील नियमावली बनी हुई है। अनुशासनिक कार्रवाई का मतलब ये होता है स्पष्टीकरण मांगना, प्रारंभिक जांच करना, है ना, और ये इसके तहत जो है दंडित करने के लिए औपचारिक जांच करना, गोपनीय जांच, सतर्कता जांच, कई प्रकार की जांचों का जिक्र है।